हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम हैं एक स्पेशल मैम के साथ जिनका अभी अभी आपका जो पटवारी का रिज़ल्ट आया 2023 का, उसमें ADEO की पोस्ट मिली है। उसके अलावा मैम ने जो आपका SSC CGL का पेपर हुआ था 2022 का, उसमें भी बहुत अच्छी रैंक प्राप्त की है। मैम ने 2 बार MPPSC मेंस लिखा है। उसके अलावा अभी मैम का जो फॉरेस्ट का इंटरव्यू हुआ है MPPSC का, उसमें मैम इंटरव्यू देकर आई हैं। हम कामना करते हैं कि मैम का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आए और वो MPPSC फॉरेस्ट में भी बहुत अच्छी रैंक लाएं। तो मैम, सबसे पहले तो आप बच्चों को ये बताइए कि आपको लग कैसा रहा है? फाइनल रिज़ल्ट जो आया लिस्ट में अपना नाम देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और जब से रिज़ल्ट आया है सब लोग बहुत खुश हैं, फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी सबके कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है। लग रहा है कि जो भी मेहनत की है तो अब वो रिज़ल्ट दे रही है। ठीक है, तो आपने जैसे कि देखा कि बस एक बार सिलेक्शन लेना होता है, फिर तो सब बिल्कुल अच्छा ही अच्छा आपको लगेगा। चलिए जानते हैं मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आपकी स्कूलिंग, कॉलेजेस, इन सारी चीज़ों के बारे में बताइए। हाँ जी, तो मैं बैतूल ज़िले की रहने वाली हूँ। तो जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो बैतूल के ही एक सारनी टाउन है, वहीं के गवर्नमेंट स्कूल से मैंने स्कूलिंग की है। इसके पश्चात जो ग्रेजुएशन है वो मैंने टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। और ग्रेजुएशन के बाद से ही मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो मैम ने सिविल सर्विसेज की तैयारी अपने कॉलेज के बाद से स्टार्ट कर दी थी। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप पहले बीटेक कर रहे थे, तो उसके बाद आपने टेक्निकल फील्ड क्यों छोड़ी? मतलब आपने नॉन टेक फील्ड क्यों चूज़ की? देखिए, ऐसा है कि बीटेक करने का डिसीज़न भी मेरा ही था। और उसके पीछे रीज़न ये था कि सोच ये थी कि एक टेक्निकल डिग्री होगी तो एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, और इसीलिए बीटेक किया। लेकिन करते करते थर्ड ईयर तक तो ये क्लियर हो गया था मुझे कि भाई मुझे सिविल सर्विसेज करनी है। और इसीलिए फिर मैंने प्लेसमेंट भी दिया था, मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। और सीधे ही जैसे कॉलेज हुआ तो मैं अपना सिविल सर्विसेज MPPSC की तैयारी में लग गई थी। अच्छा, तो मैम का कैंपस सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मैम को फोकस करना था सिविल सर्विसेज में। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो ये जर्नी थी, आपकी कॉलेज के बाद से अभी तक की तैयारी का, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? एज अ गर्ल कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, सोसाइटी से, आपके जो रिलेटिव्स थे, घर से? तो ये सारी चीज़ें आपने कैसे हैंडल की, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है, जब भी हम कोई लक्ष्य तय करते हैं और उसको पाने के लिए निकलते हैं तो देखिए मुसीबतें तो आएगी ही, और बस वही है, उनका सामना करना है। और ऐसी मुसीबतें मुझे भी देखनी पड़ी। देखिए, गर्ल्स है, और चूँकि मेरा ग्रेजुएशन भी यहीं भोपाल से हुआ था और मैंने प्रिपरेशन भी यहीं रह के की है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे रिश्तेदारों का और जो सोसाइटी से आता था वो यही था, भाई बहुत सालों से तैयारी कर रही है, कुछ हो नहीं रहा है क्या नहीं। देखिए, ऐसा है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर निकाले होंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक नहीं पहुंची। तो बाहर तो सिर्फ सिलेक्शन जाता है, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने एग्ज़ाम्स आपने निकाल लिए और कितने पॉइंट से आप रह रहे हैं, वो सब कुछ भी बाहर नहीं जाता है। जब तक आप रिज़ल्ट नहीं देंगे यही समझा जाता है कि भाई तैयारी कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें फ़ेस की है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी अपनी फ़ैमिली के लिए कि काफ़ी सपोर्टिव फ़ैमिली मेरी रही है, स्पेशली मेरे फ़ादर। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेरे ख़्याल से जो मेरे रिश्तेदारों की जो बातें रही है वो मेरे कानों तक उन्होंने आने भी नहीं दी है, खुद ही सुन के रह गए हैं। इसके अलावा तैयारी करते करते एक एज के बाद, बीइंग अ गर्ल, आप पे शादी का प्रेशर होता है। और दूसरी चीज़, फाइनेंशियली आप जब इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, आपको घर से पैसे लेने पड़ते हैं, तो वो चीज़ आपको कहीं न कहीं कचोटती है अंदर अंदर कि यार इतने बड़े होने के बाद भी हम घर से पैसे मंगवा रहे हैं, बाहर रहने के लिए रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़ेस की है। लेकिन मैं कहूँगी आप लोगों से कि सब कुछ वर्थ इट है यार। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, सब लगेगा कि बस कोई कोई वो नहीं है, यही चाहिए था। यही चाहिए था। हाँ। तो यही है, आपने सुन ही लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन बस वो एक मोमेंट जब आ जाएगा आपका लिस्ट में नाम, सब बिल्कुल लगेगा कि हाँ बस हो गया, अब धन्य हो गए हम तो। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि एक टाइम तक फिर लगता है कि फाइनेंशियली हम ना मतलब इनस्टेबल हैं, बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, आपने दोस्तों की फ़ोटोज़ देखी इंस्टाग्राम वगैरह में और सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, तो डीमोटिवेट नहीं होते थे क्या? ऐसा नहीं लगता था कि यार हम कहाँ फंस गए हैं, बस पढ़ाई कर रहे हैं? तो उसके लिए आपने क्या किया?
देखिए, डीमोटिवेशन तो मेरे ख़्याल से इस जर्नी का बहुत बड़ा हिस्सा है, सबकी लाइफ में आता है। मैंने भी फेस किया है, स्पेशली हम लोगों के ड्यूरेशन में हमने कोविड जैसी सबसे बड़ी भयानक स्थिति देखी है, और जो डीमोटिवेशन उन 2 सालों में फेस किया है मेरे ख़्याल से, वो जो भी एस्पिरेंट है वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। मेरे भी दिमाग में ये सारी चीज़ें आई थी कि यार अब नहीं हो पा रहा है, अब छोड़ देते हैं तैयारी और कर लेते हैं प्राइवेट नौकरी कोई जॉइन। इवन मैंने तो 1-2 कोशिश भी की थी कॉल सेंटर वगैरह में, लेकिन हालांकि लकीली मेरी फैमिली वाले ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, थोड़ा और ट्राई कर दो, तो मैंने वो सब जॉइन नहीं किया। लेकिन डीमोटिवेशन बहुत आया था, और यही है कि बस यही सोचती थी जब भी डीमोटिवेट होती थी। जैसे आपने कहा कि लोग आपके फ्रेंड्स घूम रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, तो होता था, बुरा लगता था कि यार हम कब लगाएंगे, इतने बड़े हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, उसी छोटे से रूम में पड़े हुए तैयारी करें, ना कोई घूमना है, ना कोई सोशल लाइफ है, कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से निपटने का मेरा बस एक ही रास्ता होता था कि मैं बस सोचती थी कि अगर मुझे जीवन भर एंजॉय करना है, जीवन भर घूमना है, तो ये कुछ दिन का जो संघर्ष है वो मैं कर लेती हूँ। ये कुछ दिन अगर मैंने सब्र बना के रख लिया तो शायद पूरी लाइफ में आगे एंजॉय करूँगी। तो बस यही सोच मैं हमेशा रखती थी, और यही सोच मुझे मोटिवेट करती थी। बहुत अच्छा मैम ने आपको बताया। आपने देखा ना, बस कॉन्फिडेंस खुद पे रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़ा डिले ज़रूर हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी अगर आप लगे रहते हैं तो। अच्छा मैम, ये भी बताइए कि आपने जैसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं बच्चों के कि उन्हें कोचिंग ज्वाइन करने की चाहिए कि नहीं, और कोचिंग भी कैसी है आजकल, तो ऑनलाइन का भी इतना मतलब ट्रेंड चला हुआ है, तो ऑनलाइन करनी चाहिए, ऑफलाइन करनी चाहिए, या कोचिंग अगर ऑफलाइन भी कर रहे हैं तो कौन सी, ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो कौन सी, टीचर कैसे चूज़ करें, ये सारी चीज़ें वो कैसे हैंडल करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि सिर्फ कोचिंग के बाद ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? अगर आप डेडिकेटेड है, आप डिसिप्लिन्ड है अपनी लाइफ में, तो आप बिना कोचिंग के भी तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। आजकल ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप नेट से तैयारी करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन वही बात है, कोचिंग का मैं सपोर्ट इसलिए कर दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है अपनी लाइफ में, तो आपका एक रूटीन सेट करने में, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाने में, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो गाइडेंस के लिए कोचिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो अगर आप ले सकते हैं तो आप लीजिए कोचिंग, आपको वो एक राह दिखाएगी, मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि आप नहीं जा सकते, आप किसी बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं जहाँ आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, तो ज़रूरी नहीं है, आप उसके बिना भी सिलेक्शन ले सकते हैं। इस बात को लेके आपको डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, और आप बस मेहनत करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहिए, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो नहीं निकल सकता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, आप मतलब अपना टारगेट फिक्स करिए, आप ये देखिए कि उस पेपर में आता क्या है, तो आप अगर सही राह में होंगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपने तो एमपीपीएससी मेंस भी लिखा है, फॉरेस्ट में भी गई हैं, और उसके अलावा आपके जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं वो भी आपने दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आप वनडे एग्ज़ाम्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, उनमें टफ़ क्या लगता है आपको? कैसे लोगों का मतलब बहुत अच्छे भी पढ़ने में होते हैं, लेकिन फिर उनका एग्ज़ाम बहुत ख़राब चला जाता है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे उस चीज़ को मतलब टैकल किया जाए वनडे एग्ज़ाम्स में, मतलब बेसिक? देखिए, वनडे एग्ज़ाम में ऐसा रहता है, क्योंकि एक ही टियर से उनको निकालना है सबसे अच्छे बच्चे, है ना? और कोई 2-3 राउंड तो होते नहीं है कि हम पहले थोड़े को छाँट लें, फिर थोड़े को छाँट लें। तो सबसे पहले तो ये आजकल देखा जा रहा है कि वो पेपर को हार्ड करने के चक्कर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस डाल देते हैं जिनका कभी-कभी ऐसा लगता है कोई औचित्य नहीं है, ये क्यों ही पूछ रहे हैं। तो अननेसेसरी हार्डनेस बढ़ा दी जाती है उसकी, ताकि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा ना चला जाए, है ना? और वही है कि सिलेबस बहुत वास्ट रख देते हैं, सारे एस्पेक्ट्स को छू लेते हैं। हिंदी भी, जैसे पटवारी में ही हम लोग देख लें, 8 सब्जेक्ट उन्होंने रखे हैं ना, 8 सब्जेक्ट पे कमांड बनाना बहुत आसान नहीं होता है। कोई स्टूडेंट का मैथ्स अच्छा होता है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी का मैनेजमेंट अच्छा होगा, लेकिन 8 के 8 सब्जेक्ट को जो इक्वली लेके चला होगा, मेरे ख्याल से सिलेक्शन उसी को मिला होगा। साथ ही अगर मैं व्यापम के एग्ज़ाम्स की स्पेशली बात कर लूँ, तो मैंने ये जो नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा उसमें सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन वो पूछ नहीं रहे हैं ना। देते हैं, जैसे हम लोगों को पटवारी में ही कहा था कि भाई 25-25 या 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन से आने, लेकिन उतने नहीं आए थे। हमने देखा क्या कि मैथ्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए हैं, तो फिर वहाँ पे वो बच्चे जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है वो अच्छा नहीं कर पाए। तो इन सब चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से अगर आप स्पेशली व्यापम के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको जो अनसर्टेनिटी है तैयार रहना चाहिए।
आप बाउंड्री पे चलेंगे तो शायद सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको हमेशा जो एक्सपेक्टेशंस है उससे ज़्यादा नंबर लेके चलना होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, कई बार जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं उन सब में आपके नंबर कम होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए आप ये लेके चलिए कि जैसा कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन है आप उससे थोड़े ज़्यादा नंबर लाए, ताकि आपको ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, वनडे एग्ज़ाम्स की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इसके बाद हमें ये बताइए कि कोई जैसे आपने बोला कि अनसर्टेनिटी पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, तो बुक्स मतलब क्या अपने कैसी प्रेफ़र करनी चाहिए वनडे एग्ज़ाम्स के लिए? मैथ्स है, रीज़निंग है, हिंदी पूछ लिया, इंग्लिश पूछ लिया, जीएस में भी साइंस बहुत डीप में चली गई, तो उसके लिए आप बुक्स कौन-सी बताएँगी कि कौन-सी प्रेफ़र करनी चाहिए? देखिए मैं क्या बता दूँगी कि मैथ्स और रीज़निंग जो है वो मेरा शुरू से स्ट्रॉन्ग था कॉलेज के टाइम से ही। तो मैं उनके लिए मैंने कोई बुक अभी तक जैसे खुद ने नहीं यूज़ की है, तो इसलिए मैं वो सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी। और रही बात हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए मैंने लूसेंट की हिंदी पढ़ी थी। इसके अलावा साइंस के लिए भी लूसेंट और एक किरण पब्लिकेशन की बुक है जो मैंने पढ़ी हुई है। एमपी के लिए वैसे तो मैं चूँकि पीएससी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं मुकेश माहेश्वरी जी की बुक पढ़ती हूँ, शुरू से वही पढ़ रही हूँ। लेकिन अगर वनडे एग्ज़ाम्स के लिए आपको पढ़ना है तो पुणेकर महावीर की जो वन लाइनर्स आते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए भी मैंने कोई बुक्स वो नहीं यूज़ की थी, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी ठीक-ठीक थी। तो ऐसा कुछ इंग्लिश के लिए मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। और बच जाता है हमारा कंप्यूटर, तो उसके लिए मैंने मंथन की बुक पढ़ी हुई है कंप्यूटर के लिए। तो यही सारी बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। और मैनेजमेंट का, उसके लिए तो बहुत ही मारा-मारी थी इस बार के पेपर में। सबको पता है कि आपका मैनेजमेंट वाला सेक्शन जो था, सबको लग रहा था पता नहीं कहाँ से आएगा। उसके लिए आपने क्या किया था? उसके लिए मैंने सबसे पहले तो जो बुक खरीदी थी शायद महावीर पब्लिकेशन की थी, लेकिन फिर मुझे वो सफिशिएंट नहीं लगी थी। उसके बाद मैंने निर्माण आईएएस की भी बुक खरीदी थी। तो 2-3 बुक से मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो मुझे यही डर लग रहा था कि मैनेजमेंट में कुछ कमी ना रह जाए। और मैनेजमेंट मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है एक्चुअली, बट जब पेपर देने गई थी तो ऐसा कुछ खास मैनेजमेंट से क्वेश्चन आए नहीं थे, बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन आ गए थे। लेकिन निर्माण की बुक मैं कहूँगी काफ़ी अच्छी थी मैनेजमेंट की, उन्होंने सारी चीज़ें कवर कर ली थी। ठीक है, तो आपको सारी बुक लिस्ट भी पता चल गई, कौन-सी बुक्स कौन-सी अच्छी है। मैम ने कौन-सी स्पेशली प्रेफ़र की, उन्होंने वही सारी बुक्स बताई हैं। अच्छा मैम ये बताइए कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, तो उसमें बनते हुए क्वेश्चन कैसे गलत ना करें? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ़ इस वजह से बाहर होते हैं कि उनके बनते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो उस चीज़ का कैसे ध्यान दिया जाए? हुँ। देखिए मेरे ख़्याल से तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में कुछ बेनिफिट्स भी है, जो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम है उसके मुकाबले। देखो कई बार ऐसा होता था, ओएमआर जब हमें भरना पड़ता है, हम गलत एक बार भर देते हैं गलती से, तो हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड में ये है कि आपके पास लास्ट तक मौका है, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। गलतियाँ देखिए वहीं हो रही है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जो भी क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ना है। अगर मैं व्यापम की बात करूँ तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आप पूरा 2 बार पेपर आप अच्छे से देख सकें, इतना टाइम मिल जाता है मैं तो कहूँगी। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें और फिर उसका सॉल्यूशन निकालें। अगर आपका सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है, आप अटक रहे हो किसी क्वेश्चन में, तो आप उसको छोड़ दें, आगे के क्वेश्चन पे बढ़ जाएँ। जो भी आपसे बन रहे हैं वो क्वेश्चन्स आप पहले सॉल्व करें, है ना? क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि व्यापम में कुछ-कुछ क्वेश्चन गलत भी आ जा रहे हैं, स्पेशली मैथ्स में, है ना? और बच्चे क्या होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे अटके रह जाते, लगे हैं 15 मिनट 20 मिनट एक ही क्वेश्चन पे, और उस कारण उनके क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। तो आप ये ना करें, जो बन रहे हैं सबसे पहले वो सारे कर लें, उसके बाद जो नहीं बन रहे उनको करने की कोशिश करें। अगर फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको जो नियरेस्ट पॉसिबल आंसर लग रहा है आप उस पर टिक करके ज़रूर आएँ, है ना? और एक बार सारे आंसर लगाने के बाद चेक कर लें कि आपने सारे आंसर पे टिक किया है या नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से जो गलतियाँ होती हैं उनसे बचा जा सकता है ये सब करके। ठीक है, तो हमने लगभग सारी चीज़ें मैम से पूछ ली हैं, कैसे तैयारी करें, कैसे गलती को अवॉइड करें। मैम का सफ़र कैसा रहा अभी तक का, हम आने वाले टाइम में और मैम को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देते हैं कि बहुत जल्दी बहुत सारे पेपर निकले हैं। एमपीपीएससी मेंस का अभी जो फॉरेस्ट का इंटरव्यू हुआ है, उसमें भी मैम का सिलेक्शन हो और एक बार फिर हम मैम को लेकर आएँ और उनका एक्सपीरियंस पूछें। और थैंक यू मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, बच्चों के साथ शेयर किया। और आप कुछ कहना चाहेंगी?
थैंक यू पहले तो आपको भी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए स्ट्रगल रहेगा, अगर आपका नहीं भी हुआ है आप हताश मत होइए, निराश मत होइए, बस अपनी मेहनत से लगे रहिए, डटे रहिए। मुझे भी बहुत टाइम लगा है सिलेक्शन में, एकदम से सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो स्ट्रगल पीरियड ख़त्म हुआ है उसके बाद मेरे कंटिन्यू इस साल 3 सिलेक्शन हुए हैं। तो मैं बस आपको यही पॉजिटिविटी देना चाहूँगी कि अगर नहीं हो रहा है निराश मत होइए, हार मत मानिए, लगे रहिए। देखिएगा आपका समय भी बदलेगा और जल्दी से जल्दी आपको भी बहुत सारे सिलेक्शन मिलेंगे। थैंक यू। तो थैंक यू मैम, और सारे बच्चों को भी ऑल द बेस्ट आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरव्यूअर के साथ, ठीक है? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।